नमस्कार। मैं डॉक्टर एच एन व्यास, सह आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज अपन एमए फाइनल की 7th पेपर के अंतर्गत इरावती करवे जी का सिंथेसिस ऑफ टेक्सचुअल एंड फील्ड व्यू के बारे में पिछले समय अध्ययन कर रहे थे और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसमें अपन ने कुछ चीज़ों को अध्ययन किया था, जिसमें ग्रुप रिलेशंस इन विलेज कम्युनिटी, द सोशल डायनेमिक्स ऑफ ग्रोइंग टाउन एंड इट्स सराउंडिंग एरिया, इसका अपन ने अध्ययन कर लिया था। और अपन नेक्स्ट जो अध्ययन कर रहे थे, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे। और उनमें उन्होंने जो इनका जो काम था उसको उन्होंने, जैसा कि मैंने आपको स्पष्ट किया था, कि 4 भागों में विभाजित किया पूरे भारत को, उत्तर, मध्य, दक्षिण तथा पूर्व में। उसके बाद उसको भारतीय भाषा संकुल, जाति संस्था और पारिवारिक संगठन, 3 चीज़ों के आधार पर उसको समझने का प्रयास किया। इसी को आगे अपन जो बातचीत करेंगे कि कर्वे ने ऐसे परिवारों का उल्लेख भी किया है जो वंश के आधार पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। वे परिवार के संदर्भ को कई आधारों पर संयोजित कर देखती हैं, जिनमें वंश और गोत्र दोनों ही सम्मिलित हैं। उनकी मान्यता थी कि संयुक्त परिवार के 2 प्रकार के बंटवारे हैं। पहले प्रकार में संयुक्त परिवार में पुरुष, उसकी स्त्री तथा पुत्र तथा पुत्रियां रहती हैं। दूसरे प्रकार में छोटे भाई भी उसमें रहते हैं और 2 पीढ़ी और 3 पीढ़ी के परिवार इस प्रकार के वर्गीकरण की विशेषता है। इस प्रकार भाषा संकुल, जाति व्यवस्था और परिवार भारतीय समाज के 3 मुख्य आधार कहे जा सकते हैं। यही तथ्य आदिवासी समाजों पर भी लागू होता है। हजारों वर्षों से आदिवासी इसी प्रकार रहते आए हैं। वेदों के अनुसार आर्यों और दस्यु, जंगल निवासी, के बीच कोई विशेष अंतर नहीं था। आर्यों ने दस्युओं को जीता था। दोनों ही अशिक्षित थे और बहुलता में विश्वास रखते थे। भारतीय समाज के बहुत से तनाव इन्हीं 3 सूत्रों के साथ जुड़े हुए हैं, जिसके कुछ उदाहरण हम प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें पहला प्रवृत्ति यह है कि अंतरों को अब कम से कम किया जाए, अधिक से अधिक समानता स्थापित की जाए। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अब राज्य एक भाषा हो, विविध भाषा वाले क्षेत्रों को उनका समर्थन नहीं है। दूसरा, नए भारतीय राज्य ने जाति व्यवस्था से संबंधित भेदभावों और कुछ जातियों के विशेषाधिकारों को समाप्त करने के लिए कानून बनाए। तीसरा, समान आचार संहिता को भारतीय संविधान के निर्देशित सिद्धांत में शामिल किया गया है। बहुत से कानून जो पारित किए गए हैं मात्र हिंदुओं पर ही लागू होते हैं, अन्य पर नहीं। ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के सिद्धांत के विरुद्ध हैं। संविधान का उद्देश्य बहुसंस्कृति तथा बहुभाषाई राष्ट्र को प्रशासित करना है। नेक्स्ट, शासन के लिए राज्य को व्यक्तियों के जीवन को बदलने का अधिकार है। भारतीय उपमहाद्वीपीय विविधता वाला है।
जो समानता की कोई भी मांग इस विविधता को प्रभावित कर सकती है। समानता का प्रश्न प्रशासन के लिए तो उचित है, पर संस्कृति के लिए नहीं। कर्वे ने 1961 में इस प्रकार का स्टेटमेंट जारी किया था। भारतीय संसद में पिछले कुछ दशकों में समानता स्थापित करने के कुछ कानून बनाए हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में एकल विवाह को प्रधानता दी गई, जो हिंदू आचार व्यवहार के विरुद्ध थी। 1956 के हिंदू उत्तराधिकार नियम के कुछ प्रावधानों को स्त्री पुरुष दोनों ही पक्षों ने स्वीकार करने में आनाकानी दिखाई थी। भारतीय समाज में यह प्रथा नहीं थी। अपनी संपत्ति में से लड़कियों को हिस्सा दिया जाता। इसी प्रकार से रखेल पत्नी के बच्चों और स्वयं स्त्री को किसी भी प्रकार की संपत्ति को देने का रिवाज नहीं था। अभी भी इस प्रकार की कुछ जातियों में इस प्रकार की व्यवस्था कानूनन नहीं पर सामाजिक दृष्टि से देखने को मिलती है। इसी प्रकार से मामा और चाचा के बच्चों के साथ विवाह करने का रिवाज दक्षिण भारत में तो है, पर पूरे भारत में पर उत्तर भारत में नहीं। एकता और समानता दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और संस्कृति के बहुत से पक्षों को नकार देना या उसकी अवहेलना करना गलत हो सकता है, संभवतः। इसके लिए कर्वे जैसे विद्वान की सलाह आवश्यक होती है। हट्टन 1965 में कहा है कि यदि हम कहते हैं कि हमारे समाज में बहुत संस्कृतियां हैं, तो हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारे जीवन के तरीकों और मूल्यों में कई विकल्प मौजूद हैं। राष्ट्र निर्माण की आड़ में हमें उसका ध्वंस नहीं करना चाहिए। जैसा कहा जा रहा है, समानता का रास्ता आपत्तिजनक है, और यदि हम इसको पकड़ते हैं तो सांस्कृतिक मूल्यों का पहला पाठ हम खो देंगे, जैसा कि कर्वे ने 1968 में कहा था। अपनी पुस्तक में कर्वे ने नातेदारी से संबंधित वैज्ञानिक शब्दावली का उपयोग भी किया है। यह शब्दावली तीनों ही भाषाई क्षेत्रों से है। यह उचित होगा कि भाषाई क्षेत्रों के अनुसार पुस्तक को 3 भागों में बांट दिया जाए। तो अपनी इरावती कर्वे जी ने अपनी पुस्तक को 3 भाषाई भागों में बांट भी दिया था, जिसमें पहला इंडो यूरोपीय या संस्कृत। दूसरी बात इन्होंने बताया कि द्रविड़, और तीसरी नातेदारी का मुंडारी संगठन। इसके बजाय कर्वे ने भौगोलिक आधार पर भी 4 भागों में बांटा है। पहला उत्तरी, मध्य, दक्षिण तथा पूर्वी। यह विभाजन जानबूझकर इन भाषाई क्षेत्रों में नातेदारी शब्द की पारस्परिक संबंधता को जानने के लिए किया गया था। इन भौगोलिक क्षेत्रों का भाषाई स्वरूप सब जानते हैं, इसलिए भाषा और भूगोल से निर्मित यही आकृतियां नातेदारी संगठन को समझाने में मदद कर सकती है। पहला, उत्तरी क्षेत्र में नातेदारी संगठनों के वर्णन को 2 भागों में बांटा गया है। अंशतः ये संस्कृत और अंशतः ये पाली बौद्ध साहित्य, अधर्मगढ़ी जैन साहित्य से किया गया है। संस्कृत में प्रयुक्त इस शब्दावली का उपयोग आधुनिक नातेदारी शब्दावली को समझने के लिए किया गया। संक्षिप्त में इन्हें समझाया भी गया है। दूसरा भाग उत्तरी क्षेत्र में प्रयुक्त भाषा के आधार पर नातेदारी शब्दावली समझाने का प्रयास है। उत्तर भारतीय भाषाओं में पंजाबी, सिंध, बिहारी, हिंदी, बंगाली, असमिया और पहाड़ी सम्मिलित है। दूसरा जो भाषाई क्षेत्र है हमारा, मध्य क्षेत्र में भारत का मध्य हिस्सा सम्मिलित है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र इसमें शामिल है। इस क्षेत्र में अधिकांश लोग संस्कृतिनिष्ठ भाषाओं का उपयोग करते हैं, यद्यपि कुछ आदिवासी क्षेत्र द्रविड़ तथा मुंडारी भाषा का भी उपयोग करते हैं। इस क्षेत्र में
विशेष रूप से दक्षिणी क्षेत्र के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण अंतर देखे जा सकते हैं। दक्षिण क्षेत्र का वर्णन भी दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग द्रविड़ व्यवस्था और उसके भारतीय व्यवस्था के अंतर से संबंधित है। दूसरे भाग में दक्षिण में नातेदारी व्यवस्था, द्रविड़ भाषाई संदर्भ में नातेदारी शब्दावलियों को समझाया गया है। लेखक का मानना है कि सांस्कृतिक मानवशास्त्र के लिए दक्षिण भारतीय व्यवस्थाओं को समझना बहुत आवश्यक है। सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर बदलें स्वरूपों और विभिन्न जातियों और आदिवासियों में इन शब्दों का उपयोग और विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक तुलना भी की जा सकती है। आगे के अध्याय में पूर्वी क्षेत्र की नातेदारी व्यवस्था का वर्णन है। 1965 में दूसरे संस्करण में एक नया अध्याय जोड़ा गया, जिसमें उत्तर और दक्षिण भारत में उत्तराधिकार तथा संपत्ति के बंटवारों के संबंध में वर्णन किया गया था। अंतिम अध्याय में इस विषय में कुछ शोध आधारों पर भी चर्चा की गई है, जो नातेदारी व्यवस्था के अध्ययनों से संबंधित थी। संस्करण के कुछ परिशिष्ट भी जोड़े गए, जो इस विषय में इरावती जी द्वारा जोड़े गए नए शोध परिणामों का संग्रह था। अध्ययन ने कुछ नई मानवशास्त्रीय समस्याओं को उत्पन्न कर दिया। कर्वे अपने सहयोगियों के साथ उन समस्याओं को हल करने का प्रयासरत थी। वैसे भी किसी एक विषय पर अनेक लोग काम करें तो इससे लाभ ही होता है। इनमें से निम्नलिखित का कुछ वर्णन हम इस प्रकार यहाँ करेंगे, ताकि इरावती कर्वे जी का जो टेक्सचुअल व्यू है या फील्ड व्यू है, जो दोनों ही चीज़ें हैं, थोड़ा आपके सामने स्पष्ट हो सके। पहला, नातेदारी संगठनों का संबंध जाति व्यवस्था से है। यही संगम कुछ प्रतिमान पैदा करता है जिन्हें भौगोलिक या भाषाई क्षेत्रों में देखा जा सकता है। फिर भी एक ही भाषाई क्षेत्र में एक सी नातेदारी व्यवस्था नहीं है। दो जातियां एक से व्यवहारिक प्रतिमानों को नहीं अपनाती, पर किसी भी जाति में परिवार प्रायः एक या एक सा आचरण करते हैं। सामाजिक संरचना का लचीलापन सामाजिक संरचना की प्रकृति अथवा समाज को सांस्कृतिक रचना पर निर्भर है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में कुछ जातियां इस प्रकार की नातेदारी व्यवस्था को मानती हैं। दूसरी ओर कुछ जातियां मामा की लड़की के साथ विवाह करने में हिचकिचाते नहीं हैं। विवाह विच्छेद ब्राह्मणों के ग्रंथों में स्वीकृत नहीं है और न इसको प्रजातियों का समर्थन है। ब्रिटिश लोगों ने जब हिंदू कानून बनाया तो ब्राह्मण सामंतों की राय पर उन्होंने विवाह विच्छेद को स्थान नहीं दिया था। विवाह विच्छेद न्यायालयों द्वारा दिया जाता है। विवाह विच्छेद नातेदारी और जाति पर व्यापक प्रभाव डालते हैं। चौथा, भारत के अधिकांश क्षेत्र में भारत परिवार की इकाइयों में अधिकांशतः उनके अपने देवता हैं जिनकी वे पूजा करते हैं। जाति अपने आप में एक बंद स्वायत्त इकाई है। किन्हीं मामलों में परिवारों का व्यवहार जाति आचरणों से प्रभावित करता है। संयुक्त परिवार भावनात्मक तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। ग्राम के अंततः ग्रामीणों की समस्याओं को निपटाने में सहायक थे। औद्योगिक प्रगति तथा नई नौकरियों की आकांक्षाओं ने संयुक्त परिवारों में परिवर्तन उपस्थित किए हैं। नातेदारी व्यवस्था में वैवाहिक संबंधों का वर्णन भी विभिन्न संस्कृतियों में है। विवाह वह संस्था है जो परिवार और जातियों में वंश के आधारों को स्थापित करती है। कर्वे ने पाया कि उत्तर भारत में यह प्रथा ही है कि वधू को गैर रक्त संबंधी परिवार से प्राप्त करना चाहिए, इसलिए अपनी लड़की के लिए वर प्राप्त करने को उस परिवार में नहीं देखना चाहिए जहां से परिवार में वधू को प्राप्त किया गया है। दक्षिण भारत की नातेदारी व्यवस्था को उन्होंने वंश के स्थान पर बुद्ध, वृद्ध और युवकों के आधार पर परखने की कोशिश की है। सामाजिक मानवशास्त्र में ये एक बहुत बड़ा योगदान है। 1965 में अपने नवीन संस्करण में कर्वे ने संपत्ति उत्तराधिकार तथा हस्तांतरण के संबंध में विशद चर्चा की थी। उन्होंने बिहार तथा बंगाल में प्रचलित दयाभागा व्यवस्था और शेष भारत में हिंदुओं में प्रचलित मिताक्षरा नियमों की तुलना की। कई समूह में व्याप्त मातृवंशीय आधारों की चर्चा भी उन्होंने की। उत्तर मातृवंशीय आधारों की चर्चा भी की। उत्तर भारत में पितृस्थानीय और पितृवंशीय परिवारों से
उन्होंने उनकी तुलना भी की। पितृस्थानीय तथा पितृवंशीय आधारों की परिकल्पना का संभवतः बाध्य संबंधों तथा बाध्य लोगों के प्रवेश के कारण हुआ। दक्षिण भारत में संबंधों को आंतरिक सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए मात्र सत्तात्मकता का उपयोग किया गया। ये सभी मूल रूप से कृषि पर निर्भर थे। एक ही परिवार में वर वधू के आदान प्रदान की अपेक्षा एक परिवार से दूसरे परिवार में वर वधू के आदान प्रदान के संबंधों में न केवल वृद्धि होती है, साथ ही नातेदारी संबंध विस्तृत होते हैं, जो सामाजिक व्यवस्था के लिए गुणदायक है। जाति के बारे में लिखते समय संभवतः उन्होंने कुछ ऐसी ही बातें कही थी। हट्टन 1965 में इसे समूह निर्माण को समझने के लिए प्रेरक तुलनात्मक पद्धति को निगमनात्मक पद्धति के साथ तुलना का प्रयास बताया। भारतीय सामाजिक संगठन को समझने में दोनों ही पद्धतियों के अवहेलना नहीं की जा सकती है, लेकिन कर्वे की वस्तुनिष्ठता तथा निष्पक्षता उनके निष्कर्षों को सार्थकता प्रदान करती है। कर्वे ने यद्यपि किसी सिद्धांत का निर्माण नहीं किया, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने विश्लेषित किया गया उस पर लेवी स्ट्रॉस की छाप देखी जा सकती है। अंतिम अध्याय में नई उपकल्पनाओं की चर्चा की है। इस बात को समझना महत्वपूर्ण है कि सामाजिक संस्थाओं, परंपराओं और सामान्य आदतों का समन्वय संस्कृति का निर्माण करता है। विश्लेषण के आधार पर यह देखा जा सकता है। इस प्रकार इरावती कर्वे जी ने अपनी पुस्तक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंतर्गत बहुत ही विस्तृत से भारतीय व्यवस्था को समझाने का प्रयास किया। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे युगांत, जो उनकी प्रसिद्ध कृति है युगांत, द एंड ऑफ एन एपोक। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत अपन अध्ययन करेंगे कि उन्होंने किस प्रकार महाभारत का संदर्भ लेकर भारतीय समाज को समझने का प्रयास किया था। धन्यवाद, नमस्कार।